मुसलमानों के नाम को जानबूझकर काट दिया गया। एसआईआर चलाने का मतलब ही है कि एक गलत अभियान चलाया गया और टारगेट पर सिर्फ एक खास कौम के लोग थे। उस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है जिसके बारे में एक छवि, एक परसेप्शन बनाया गया है कि वो मुस्लिम विरोधी है। आपका ईमान क्या इसकी इजाज़त देता है? वो ठिकरा खास के मुसलमान पे फेंकती हैं क्योंकि मुसलमान का जो एक मुफ्त वोट है उनके साथ आ जाए। उस पोस्ट के लिए बहुत बड़े बड़े लीडर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। आप इतनी कम उम्र में उतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए। आप नीतीश कुमार के इतने पसंद बने, कैसे आप वहां तक पहुंचे? हम डरते नहीं हैं, हम लड़ने वाले में लोगों में से हैं। या वैचारिक लड़ाई हो या किसी शोषित के लिए लड़ाई लड़ना हो या अपने पार्टी की लड़ाई लड़ना हो या देश के लिए लड़ना हो। क्या आज बिहार का यूथ ये सोच सकता है कि वो राजनीति में खुद को स्थापित कर सकता है या करियर बना सकता है? कि एक व्यापारी कभी राजा नहीं बन सकता। जवाहरलाल नेहरू जी की क्या अच्छी बात थी और नरेंद्र मोदी जी की क्या अच्छी बात है? विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन दोनों की सोच देश को आगे बढ़ाने की है, उनकी थी और इनकी है। आपके सामने एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ कुरान है। आपका चुनाव सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले देश है। देश का मूड है कि जो सत्य होगा उसके साथ होंगे। अगर कुरान को भी हाथ में लीजिएगा तो संविधान ही पहले आएगा और संविधान को जब हाथ में लीजिएगा तो संविधान आएगा। आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिएगा कि जिस देश में वो रहते हैं और वहाँ का जो राजा होता है, जो वहाँ की हुकूमत होती है, जो वहाँ की नीति होती है, जिस ज़मीन में वो सजदा करता है, जिस ज़मीन में वो रहता है, वो सबसे पहले प्रथम होता है। आपने एक बात कही अभी कि क्राइम से कोई समझौता नहीं करना चाहते। क्या ज़बरदस्त क्राइम के ग्राफ बढ़े हैं बिहार में। मतलब ऐसा लगता है कि बिहार में चीज़ें नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल गई है या नीतीश कुमार जी चला नहीं रहे सरकार। बिहार को क्या नीतीश कुमार को पिता नहीं बोले या फरिश्ता नहीं बोले तो क्या बोले? ये हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं। देखो 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 ऐसा हुआ, देखो 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 साज में ऐसा हुआ, देखो 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 साज में ऐसा हुआ। जनता को घूम घूम के चांद दिखा रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो पॉलिटिक्स का माहौल खराब कर रहे हैं। हर पार्टी में जो पार्टी वर्कर होता है वो देश के लिए समर्पित होता है, पार्टी के लिए समर्पित होता है। इनके पार्टी में पैसा के लिए समर्पित है। नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बिहार विधानसभा के चुनाव में बस कुछ ही महीनों का वक्त रह गया या अब तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ही हफ्तों का वक्त रह गया है। लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव सही मायने में पूछिए तो बाकी के जो लास्ट के 3 चुनाव थे उनसे काफ़ी अलग होने वाला है। मुद्दे अलग हो गए हैं क्योंकि बिहार में अभी एसआईआर चुनाव आयोग की तरफ से चलाया गया और उसके बाद इसे कई ऐसी पार्टियां हैं जिसने चुनावी मुद्दा बना लिया है। उनको एक ही बात का डर सता रहा है कि उनके वोटर कहीं काट तो नहीं दिए गए, हटा तो नहीं दिए गए। अब उनके आमतौर पर तो भारत में गुप्त मतदान की ही व्यवस्था है। कौन किसको वोट देता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ पार्टियां ये अपने आप ही मान चुकी हैं कि मुसलमान समुदाय उनको वोट देता है। और पूरे बिहार में इस वक्त एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ज़्यादातर उनके नाम काटे गए जो मुसलमान हैं और सबसे ज़्यादा ये नैरेटिव चला रही है आरजेडी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका जवाब उस आदमी से लिया जाए जो खुद भी एक मुसलमान हो, जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हो, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हों। तो आज हमने अपने ख़ास मेहमान के तौर पर इनवाइट किया है सैयद नज़म इकबाल साहब को, जो कि महासचिव हैं, जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैं यहीं से चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमानों के नाम को जानबूझकर काट दिया गया, एसआईआर चलाने का मतलब ही है कि एक गलत अभियान चलाया गया और टारगेट पर सिर्फ एक खास कौम के लोग थे। आप भी उसी कौम से आते हैं, क्या ये सच है? देखिए, सबसे पहला बात है कि ये झूठ है और कोई भी कानून बनता है तो सबके लिए बनता है और सब उसका ठिकरा जो है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ठिकरा खास के मुसलमान पे फेंकती हैं क्योंकि मुसलमान का जो एक मुफ्त वोट है उनके साथ आ जाए और बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं और उनका भीड़ बड़ा हो जाता है और वो इसको समझाने में भी कामयाब हो जाती हैं, जबकि कोई ऐसा बात नहीं है। देखिए, आज का ही बात है,
आज 3 बजे लगभग हर डीओ को जो पदाधिकारी होते हैं हर जिला में वेबसाइट पे अधिकृत कर भी दिया गया है और सब पार्टियों ने लगभग ले भी लिया है। तो ये जो पीछे से कर रहे थे, ये हर बात पे जो है इनको बहस करने की आदत है। मतलब अगर CAT कैट मतलब बिल्ली होता है, तो ये पूछेंगे कैट मतलब बिल्ली होता है कैसा, लेकिन कलर कौन सा होता है। कोई कहेगा अगर कि ये रंग रेड है, लेकिन रेड है लेकिन कौन वाला रेड है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क करने की जो आदत है, वो मुझे लगता है कि वो ये लोगों ने नैरेटिव सेट किया है कि हो सकता है कुछ गलतियां किसी किसी पार्टी से होती है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हर चीज में गलती होती है ऐसा तो नहीं हो सकता है। और आप देखिएगा जो भी अपोजिशन पार्टी है, दिल्ली से लेकर पटना तक, बांग्ला से लेकर बंगाल तक, बंगाल से उड़ीसा तक, कर्नाटका तक, आप कोई भी कहीं भी ले लीजिएगा, जो अपोजिशन में लोग हैं बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क की राजनीति करते हैं। आप एक मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों के मन में भी, ये बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके मन में सवाल होगा, आप उस गठबंधन के साथ हैं, उस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है जिसके बारे में एक छवि, एक परसेप्शन बनाया गया है कि वो मुस्लिम विरोधी है। आपका ईमान क्या इसकी इजाज़त देता है? पहला बात तो मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि हम डरते नहीं हैं, हम लड़ने वाले में लोगों में से हैं। या वैचारिक लड़ाई हो, हम्म, या किसी शोषित के लिए लड़ाई लड़ना हो, या अपने पार्टी की लड़ाई लड़ना हो, या देश के लिए लड़ना हो, हम्म। तो हम लड़ने वाले लोगों में से हैं, डरने वाले लोगों में से नहीं प्रायोरिटी हैं। क्या है? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले देश है। और देश क्या मूड क्या है? देश का मूड है कि जो सत्य होगा उसके साथ होंगे। और सत्य कौन सी पार्टी है? सत्य समाजवाद विचारधारा है। और हम तो बताएंगे कि जो जनता दल जो है वो देश की सबसे पुरानी समाजवादी पार्टी है। और हम, मेरे से लोग और देश के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास करते हैं। और सत्य ये है, जो मैं, आप भी समझिएगा और पब्लिक भी समझेंगे, या आप स्टार्टिंग से लेते हैं, या नेहरू जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं काम किया है। पुराने वक्तों में जब देश आज़ाद हुई, तो या गांधी जी को देख लीजिए, या JP को देख लीजिए, या लोहिया को देख लीजिए, या कर्पूरी ठाकुर को देख लीजिए, या चंद्रशेखर आज़ाद को देख लीजिए, या PP मंडल जी को देख लीजिए, या जितने प्रधानमंत्री हुए उनको देख लीजिए, जितने नायक हुए देश के उसके लिए, या भगत सिंह की सोच को देख लीजिए, या सुभाष चंद्र बोस की सोच को देख लीजिए, या अशफाकुल्ला की सोच को देख लीजिए, या फिर APJ अब्दुल कलाम की सोच को देख लीजिए, या अब्दुल कलाम आज़ाद की सोच को देख लीजिए। ये सब चाहते थे कि मुख्यधारा में लोग जुड़े, अंतिम व्यक्ति जो है मुख्यधारा से जुड़ के और देश में भागीदारी ले। तो ये सब जितने लोग हैं यहाँ, जितने लोग हमारे अब इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे महानायक हैं, जिसकी पूंजी, जिसकी विरासत बची हुई है, उन सबको मिला दिया जाए तो अकेला नाम आता है, जिसका नाम नीतीश कुमार, सिर्फ नीतीश कुमार नाम आता है। अच्छा, ठीक है। ज़हनों में। आपने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया। जी। मैं पूछता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी की क्या अच्छी बात थी और नरेंद्र मोदी जी की क्या अच्छी बात है? क्या दोनों में कुछ बात कॉमन भी है? देखिए, दोनों में कॉमन तो ये है कि दोनों ही देश के प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, एक प्रधानमंत्री है। मैं सबसे अच्छे विचारधारा की बात कर रहा हूँ। देखिए, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन दोनों के की सोच देश को आगे बढ़ाने की है। ठीक, उनकी थी और इनकी है। लेकिन बीजेपी तो, अभी देखा आपने, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हाँ। जवाहरलाल नेहरू की कई नीतियों पर सवाल उठा रही थी। देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि इतने बड़े लोगों के नीति के बारे में कुछ कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि देश का हर नागरिक, या गांव में रहता हो, या इस्कनाट प्लेस में रहता हो, या बेंगलोर में रहता हो, या कर्नाटका में रहता हो, या पटना में रहता हो, या कलकत्ता बंगाल में रहता हो, या उड़ीसा में रहता हो, या आपके नैनीताल में रहता हो, या उत्तराखंड में रहता हो, या शिलोंग में रहता हो, या कहीं भी रहता हो, देश का हर एक नागरिक देश के हित में खड़ा होता है। और एक कॉमन आदमी की वजह से भी, और एक प्रधानमंत्री के नाते भी, मोदी जी के सामने हम खड़े हैं कि मोदी जी जब भी खड़े होंगे तो देश के हित में खड़े होंगे। लोग को समझ आए नहीं आए, अपोजिशन बोले नहीं बोले, और इस देश को भी विश्वास रखना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री जब बोलता है तो देश बोलता है। आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी जी। कि हमारे लिए देश सबसे पहले है। जी।
2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को भी एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई या गठबंधन को भी डेंट पहुंचाने की कोशिश हुई, ये कहकर कि संविधान खतरे में है। और ख़ास तौर पर आपके कौम के लोग सबसे ज़्यादा इस कहा यह जाता है कि इस नैरेटिव में फंस गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने कौम को संबोधित कर रहे हैं, आपके सामने एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ कुरान है। आपके पास आपके कदम या आपका चुनाव सबसे पहले क्या होगा? देखिए, अगर कुरान को भी हाथ में लीजिएगा तो संविधान ही पहले आएगा, और संविधान को जब हाथ में लीजिएगा तो संविधान आएगा। आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिएगा कि जिस देश में वो रहते हैं और वहाँ का जो राजा होता है, जो वहाँ की हुकूमत होती है, जो वहाँ की नीति होती है, उस ज़मीन, जिस ज़मीन में वो सजदा करता है, जिस ज़मीन में वो रहता है, वो सबसे पहले सर्वप्रथम होता है। तो आप कुरान भी, अगर आप कुरान की भी बात कीजिएगा तो देश सबसे पहले आएगा, यानी संविधान सबसे पहले आएगा। और संविधान को भी हाथ में लीजिएगा तो संविधान सबसे पहले आएगा। तो एंड ऑफ द एंड संविधान इज द इम्पोर्टेंट, देश के हित में। एसआईआर क्या बिहार में लागू करने का चुनाव आयोग का फैसला आपकी पार्टी के नज़रिए से क्या सही फैसला था? देखिए, ये तो पार्टीगत नीति है और पार्टी के लोगों ने फैसला किया होगा, और ये एक्चुअली चुनाव आयोग देखता है, जेडीयू तो देखती नहीं है। ये ऑटोनोमस बॉडी है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग को क्या लगा, उनको क्या ऐसा लगा कि रिव्यू तो हर एक चीज़ की रिव्यू होती है। आप देखते होंगे कि पहले रेडियो हुआ करता था और आज एफएम है। पहले जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, आज कलरफुल टीवी है। जब कंप्यूटर युग आया था तो उस समय भी विरोध हुआ था, सारा कुछ कंप्यूटराइज है। तो जब चीज़ें अच्छी होने लगती है ना, तो लोगों को बाद में समझ में आता है। जब रोड बन रहा होता है तो उसको तोड़ना फोड़ना होता है, तो लोग बड़ा परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, हमको परेशानी हो रहा है। लेकिन 10 दिन 1-2 महीने की परेशानी के बाद जब रोड बन जाता है और चकाचक हो जाता है, तो बोलता है ये बहुत अच्छा काम हुआ। तो ये तो मतलब अब जनता को समझ में आएगा कि चीज़ अच्छी हुई कि बुरी हुई है। लेकिन मेरे समझ से हर एक चीज़ इस समय पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना चाहिए और अपडेट होते रहना चाहिए। और चुनाव आयोग ने जो किया होगा, अपने को अपडेट किया होगा, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले समय में समझ में आएगा। थोड़ा मैं आपके नज़रिए से बिहार को समझना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम आपको समझें जी। थोड़ा-सा। बहुत कम उम्र में आप प्रदेश महासचिव बन गए। उस पोस्ट के लिए बहुत बड़े-बड़े लीडर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। आप इतनी कम उम्र में उतने बड़े ओहदे पर पहुँच गए। आप अपना ज़रा सफ़र बताएँगे, राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू किया? क्यों आपकी पसंद, आप नीतीश कुमार के इतने पसंद बने? कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? उस समय दादा थे सांसद समताकालीन के, कौन? बाबू बशीर सत्यनारायण सिंह। यहाँ से मेरी राजनीतिक चैप्टर जो है बहुत पुराने समाजवादी हैं। बहुत प्रखर समाजवादी, और वो उनसे ही आकर्षण में आके हमने राजनीति को ज्वाइन किया। मतलब मेरे साथ 50-60 लड़के थे, और मैं अभी 2-3 ही लोग हैं जो पार्टी में किसी न किसी पार्टी में अपना काम कर रहे हैं और रेगुलर पॉलिटिक्स में हैं। मैं 20 साल से राजनीति में हूँ। उस टाइम जॉर्ज फर्नांडिस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनसे मेरा मुलाकात हुआ, उसके भी कहानी है। हुँ। और वो दादा के मैं करीब चलता चाहता गया, उनके विचारधाराओं से मैं उनको समझता गया, और मैं उनसे मैं चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से प्रभावित था, और दादा को देख के लगता था कि यही चंद्रशेखर हैं। तो ये भी मेरे मन में था, और मैं दादा से बहुत प्रभावित होता चला गया। और दादा के विचार से मुझे लगा कि मुझे राजनीति में रहूँगा तभी दादा के पास रहूँगा, दादा को सीखने का मौका मिलेगा। और मैं राजनीति को सीखता चला गया। मैंने घर परिवार सब छोड़ के दादा के साथ रहना मैंने स्टार्ट किया, और दादा ने मुझे बहुत इज़्ज़त दिया। दादा ने मुझे अपने साथ रखा, मेरी शादी करवाई, और मेरे बच्चे दूध कैसे पिएंगे इसका भी ध्यान रखा। और दादा की खासियत में इस समय इस पूरे देश के लिए एक सब चीज़, एक सीखने वाली चीज़ है कि विचार, धर्म से बड़ा विचारधारा की ताकत होती है। वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाबू बशीर सत्यनारायण सिंह राज्यसभा सांसद, ताकतवर आदमी, और नजम मुसलमान घर का एक लड़का, एक किसान परिवार का लड़का। सामान्य भाषा में बता देते हैं, एक आदमी ठाकुर, बिहार का एकदम कद्दावर लीडर, और एक आदमी मुसलमान जो कमज़ोर। 2014 के बाद मुस्लिम का राजनीति जो है कि जो एमपी थे
चला गया, जो विधायक थे उनकी वैल्यू कम हो गई, जो मुखिया जीते थे उनको उनकी भी नैरेटिव ऐसा हुआ कि मुखिया भी नहीं बन पा रहे थे। 2014 के बाद ये देश में स्थिति चलता है, और वही उसी 2014 के बाद जो है 14 से थोड़ा पहले या बाद बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह एक मुसलमान को अपने घर में रखते हैं विचारधारा के दम पे, और उसको सोचते हैं कि ये इसको एक प्लेटफॉर्म दे और राजनीति में इसको खड़ा करें। मुझे यहाँ से 16 में बिहार लेके जाते, मैं दिल्ली रहता था, और मैं युवा का सचिव बनता हूँ, युवा का महासचिव बनता हूँ। उसके बाद फिर मुझे मीडिया सेल में काम करने का मौका मिलता है। दादा उस टाइम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे और राज्यसभा सांसद थे। उसके बाद जब दादा अपने टीम में मुझे सचिव बनाते हैं, फिर पार्टी से बोल के महासचिव बनवाते हैं प्रयास करके, और मुझे फुल एक बेटा की तरह राजनीति में इस्टेब्लिश करने के लिए एक खड़े रहते हैं। अभी आप देखते होंगे देश की राजनीति है, जो राजपूत है उसके साथ राजपूत ही रहता होगा, जो मुसलमान है, जो दलित है वो दलित है, जो भूमियार है, जो जादव है जादव मतलब रखता होगा। कास्ट पॉलिटिक्स कास्ट बहुत पॉलिटिक्स बिहार में तो बहुत ज्यादा। बिहार के पूरे देश में जकड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर जेपी लोहिया, कर्पूरी के चंद्रशेखर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और भैरव शेखावत काम करते आते विचार का एक आदमी हल्के 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 चलता रहा और एक आदमी को मजबूत किया, और आज आपने बुलाया, आज मैं उस लायक हूँ जिसका देन बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह है, जो विचार के दम पे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनका पिता मानता हूँ। आज मैं आप लोग के सामने बोलने वाला बनाया, तो देश में कहीं ना कहीं एक विचार पनपता है जो देश के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गई कि आप प्रभावित थे उनसे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त पार्टी आपकी जिस बीजेपी के साथ गठबंधन में आगे बढ़ना चाहती है बिहार में या पूरे देश में, उस बीजेपी को मुसलमान कभी वोट करता है? आप तो गठबंधन के साथ जाएंगे, तो क्या आपको लगता है एनडीए को भी मुसलमान वोट करता नहीं, होगा? नहीं, तो आप करियर बनाएंगे कैसे? आप मेरी बात समझिए। कैरियर जो है, कैरियर क्या है कि विधायक मंत्री बनना और एमपी बनना कैरियर नहीं होता। और नजम जिस विचारधारा से आता है, देश पहले होता है। और मैं अपने लोगों को समझा सकूं आपको, अब मैं आपके माध्यम से एक बात बताता चाहता हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री ने कब्रिस्तान के घेराबंदी की प्रस्ताव लाया, उस टाइम वित्त मंत्री थे आपके सुशील मोदी जी, और सुशील मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं होगा। उन्होंने तुरंत पैसा पास किया। हमेशा वित्त जो है लगभग बीजेपी के पास रहा है, और मुसलमानों के किसी कामों में उन्होंने कभी 7,000 करोड़ का पैकेज है बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए, आप ये समझिए। और देखिए, सब जानता है कि जैसे कि एक मैं सैंपल बताता हूँ। मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा एक दोस्त राजपूत है, ब्राह्मण है या पटेल है, कुछ है। हम दोनों व्यापार तो साथ कर सकते हैं, करते हैं ना व्यापार, बिल्कुल। व्यापार कर सकते हैं ना। और जब व्यापार करते हैं तो हम लोग ब्याज पे व्यापार करते हैं, बैंक से पैसा लेते कुछ भी लेते हैं। अगर हम लोग व्यापार करें और लॉस में चले जाए और बैंक को नहीं दे, तो बैंक पूछेगी कि नहीं पूछेगी? बिल्कुल पूछेगी। ठीक। और मैं जो है सैयदे के साथ काम करता हूँ, जो मुस्लिम मुस्लिम के साथ काम करता हूँ, उसके साथ मैं दे पा रहा हूँ, और सैयद के साथ काम करता हूँ और बैंक को नहीं दे पाऊँ, तो काम करना फ़ायदेमंद है या नुकसान है? नुकसान है। दोनों का नुकसान है ना? तो हम लोग जो काम करते हैं, ठीक है, हम लोग सरकार में साथ होते हैं, एकदम सही बात यही है। लेकिन बीजेपी की अपनी विचारधारा है जो होनी भी चाहिए, और जनता दलियों की अपनी विचारधारा है जो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी और सोशलिस्ट विचारधारा का है। आप देखे होंगे इतने पूरे टेन्योर में नीतीश कुमार जी ने कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं किया, क्राइम से कभी समझौता नहीं किया। तो आप बताइए कि नीतीश कुमार तो वही है, उनका विचार तो वही है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके नज़रिए से थोड़ा बिहार को समझना चाहता हूँ, तो अच्छा है कि आपने बिहार के वोटर को जज किया और आपने डिफरेंस बताया पार्टियों का। लेकिन आपने एक बात कही अभी कि क्राइम से कोई समझौता नहीं करना चाहते। क्या ज़बरदस्त क्राइम के ग्राफ बढ़े हैं बिहार में। मतलब ऐसा लगता है कि बिहार में चीज़ें नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल गई है, या नीतीश कुमार जी चला नहीं रहे सरकार। सच बताइएगा, कौन चला रहा है सरकार? देखिए, आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन ये आप बताइए कि कानून अपना काम करने में कहीं भर पीछे है?
कहीं पर अगर कुछ होता है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है कि उस पर नीपा पोती किया जाता है। बिहार के अंदर अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई चोरी करेगा, कोई किसी को रंगदारी करेगा, तो उसको सजा मिले मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। इस बात की गारंटी जनता दल यू देती है। तो फिर पटना में गांधी मैदान के सिर्फ गांधी मैदान थाने से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर एक बिजनेसमैन की हत्या हो गई और उनके भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस को फोन करने के बाद भी 3 घंटे बाद पहुंची है। देखिए, अब इसका संज्ञान तो हमको पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन अब उनके भाई ने सत्य बोला या उनमें लेट हुई, हम्म। ये जानकारी का विषय है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आपने बहुत सारे नेताओं को फॉलो किया, आपने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को फॉलो किया, आपने वशिष्ठ नारायण सिंह जी को फॉलो किया, कभी आप नीतीश कुमार से मिले हैं? मैं उनसे 100 बार मिला हूँ और उनसे बहुत मैं प्रभावित हूँ, और तभी मैं उनके साथ हूँ। मुझे देश में जितने नायक हैं, हम्म। तो पहले बताया, जितने लोग, अगर मुझे किसी का चेहरा देखना होता है, किसी नायक को, तो मैं नीतीश कुमार में देख लेता हूँ। किसी भी महापुरुषों को मुझे देखना होता है कि वो कैसे होंगे, वो क्या सोचते होंगे, तो वो नीतीश कुमार के चेहरे में मुझे दिख जाता है मुझे। ऐसा क्या है उनकी पर्सनालिटी में, उनके बात करने, मतलब हमने या पब्लिक ने तो टीवी पर देखा है उनको बात करते हुए या किसी टॉपिक पर बोलते हुए, लेकिन वो पर्सनली एक कैसे व्यक्ति हैं, उनकी शख्सियत कैसी है? पर्सनल बहुत आम इंसान है। अगर कोई जाता है तो उन्हें गेट तक छोड़ने जाते हैं, कोई भी कोई छोटा से छोटा कर करता जाए, और सभी से वो प्यार से बात करते हैं। और सिर्फ बात नहीं करते हैं, उनकी नीति देखिएगा आप, तो क्या नीति बनाया कि विधायक कहीं का हो या नहीं हो, काम करे नहीं करे, मेरा गांव के सबसे अंतिम व्यक्ति का नली गली उसी का बनेगा, उसको कीचड़ नहीं लगेगा, पानी जो है उसके घर तक पहुंच जाएगा, लाइट तो रहना ही है, और उसके गांव को जो है मेन रोड से जोड़ देना है, उसके मेन रोड को ब्लॉक से जोड़ देना है, ब्लॉक के रोड को जिला के रोड को से, और जिला के रोड को पटना के रोड से जोड़ देना है। और इसी को मुख्यधारा भी जुड़ना कहते हैं, कि मेरे 200-300 किलोमीटर पर भी सब्जी मेरा गांव का लोग उगाए या कोई सामान प्रोडक्शन करे, तो वो पटना लेके आ सके। 200-300 किलोमीटर कोई बीमार, भारी बीमारी हो जाए, तो पटना लेके उसको एम्बुलेंस या वो गाड़ी आ सके। स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था किया, कोई भी अगर एक शहर दूसरे शहर जाएगा तो पैसा उस गरीब का नहीं लगेगा। तो आप ये समझिए, कोई भी नीति आप उनका देख लीजिए, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हुआ, महिला उद्यम योजना हुआ, उन्होंने बहुत प्रयोग किया। जो मुझे लगता है जो कि भी जो देखिए पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों को कहीं साइकिल पहले बांटा जी 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 बांटा जी, गया तो वो बिहार था। आप ये देखिए कि कोई भी उनका जो नीति है वो प्राकृतिक नीति है। मैं प्राकृतिक नेता कहता हूँ उनको। जैसे ईश्वर जब हवा चलाती है तो सबके लिए चलाती है, रोशनी है तो सबके लिए, जैसे अभी अंधेरा है तो सबके लिए है, मानते हैं ना। तो उनके रोड है तो सबके लिए है, गली है तो सबके लिए है, नली है तो सबके लिए है, पानी है तो सबके लिए है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है तो सबके लिए है। मतलब कोई भी नीति उनका देखिएगा ना तो कोई। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, कि या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, या बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, किसी के अपमान करने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने सम्मान करने का काम किया है। आपको याद होगा, ये बोलना नहीं चाहिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ, सरदार कम्युनिटी का कोई बड़ा आबादी बिहार में नहीं है, लेकिन उनके उनके सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया? कितना बड़ा शताब्दी बनवाया? वोट के लिए बनवाया? वोट के लिए नहीं बनवाया। आप देखते होंगे, मुसलमान वोट दे या ना दे, हर बार इलेक्शन के बाद होता है, लोग बोलते हैं मुसलमान वोट दिया, ये दिया, वो दिया, नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जानता है कि मैं मुख्यमंत्री बिहार का हूँ और एक एक लोग के लिए काम करता है। तो वो फरिश्ता है, वो सेकुलर लीडर से भी ऊपर। अब एक होता था सेकुलर लीडर, मैं उनको सेकुलर लीडर से ऊपर फरिश्ता मानता हूँ। वो कितने दिन और काम कर पाएंगे? जितना दिन उनका मन करेगा, बिहार की जनता उनको छोड़ना नहीं चाहती है। तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना है? वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे, वो अस्वस्थ हैं। देखिए, पहला बात, नीतीश कुमार स्वस्थ है, स्वस्थ है, अभी 10 साल तक और स्वस्थ रहेंगे, मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आप ये सोचिएगा कि हम, मेरा एज आज 38, 39 या 40 है, मैं 20 साल वाला फोटो लाके मुझे आप दिखाइएगा और बोलिए कि आप तो बूढ़े हो गए। आप
समझ रहे हैं मेरी बात? आप हाँ। 20 साल वाला फोटो दिखाइएगा, क्या बोलिएगा? क्या आप बूढ़े हो गए? बूढ़े हो गए। तो आप समझिए तेजस्वी यादव कर क्या रहे हैं? तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं कि एज तो है ना, एज है, हम भी कल 50 के हो जाएंगे, तो आज जो आप मेरा ले रहे हैं वो उससे कंपेयर करवाने लगेंगे, हुँ, तो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हुँ। ये नैरेटिव सेट। नेटिव सेट कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी या विपक्ष नेटिव सेट करने में फेलियर था, फेलियर है, फेलियर रहेगा। और बस इसका एक कारण है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार पर भरोसा करता है। बिहार मतलब नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार मतलब बिहार। नीतीश जहां विश्वास होगा। बिहार में कि लोगों का कहना है नीतीश जहां रहेगा विश्वास उसी बिंदु पर रहेगा। आप चाहिएगा तो आप बिहार के हर लोगों से पता कर लीजिए कि आप सोचिए ना कि विवाह पहले हम गांव में एक छोटे से कमरों में विवाह होता था। नीतीश कुमार क्या सोचे कि बच्ची का विवाह होने में दिक्कत हो रहा है, विवाह भवन बन रहा है, हुँ। 400 रुपया पेंशन, तो सोचे स्कूलों को दिक्कत हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, तो 1100 रुपया हो गया है। अब सब 10 लाख 10 लाख, आने वाले समय में 1 करोड़ की नौकरी होगी। हम लोग 50 लाख के नौकरी पर लगभग सब मिला के पास छू चुके हैं। और आप ये देखिए कि मुस्लिम बैकवर्ड के मतलब दलित के बाद मुस्लिम की स्थिति आसपास बराबर है। हर बिहार के हर जिला में अल्पसंख्यक आवास छात्रावास बन रहा है। फ्री उसको क्या बोलते हैं अनाज देने का प्रावधान हो रहा है। उनके पढ़ने का आप एक देखिए, मैं तो क्या बोलूं, एक बच्चा बिहार को समझिए और मुखिया को समझिए, नीतीश कुमार को समझिए। कि कोई बच्चा इस पृथ्वी पर आना चाहता है, उसके लिए सरकार उनसे मदद करती है। जब हो गया तब मदद करती है। जब थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने जाने लगा, तो चिंता होती थी मेरा बच्चा खा के गया कि नहीं, खा के आया कि नहीं। जब बच्चा जाता है पढ़ने के लिए और उसको खा के आता है, खाना खा के आता है, माँ का चिंता दूर हो गया। थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा, माँ सोचती थी कि मेरा बच्चा जा रहा है पिछले को मत में जिंदा लौटे या कि क्या होगा नहीं होगा। आज उस डर से तो आज़ादी, माँ को तो उस डर से तो आज़ादी नीतीश कुमार दे दिए। वो जाति की बोलते बच्चा जा रहा है कहीं लेकिन लौट के आएगा नीतीश कुमार के राज में। फिर बच्चा 10th 12th कर लेता है तो किसी का बच्चा हो, सब्जी बेचने वाला का बच्चा हो या जूता सीने वाला का बच्चा हो या किसी अमीर का बच्चा हो, पहले तो जेवर और खेत गिरवी में रखा जाता था। अब वो पढ़ लेता है तो बोलता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से तो 4 लाख मिल ही जाना है, तो उससे जो है वो पढ़ाई कर लेता है। फिर मान लीजिए कि वो पढ़ाई करके अपना जीवन पाए बूढ़ा होता है, तो फिर उसको 1100 रुपये पेंशन हो मिल जाता है। आप बताइए कि एक बिहार को क्या नीतीश कुमार को पिता नहीं बोले या फरिश्ता नहीं बोले तो क्या बोले? आपकी उम्र 40 साल आपने बताई। हम्म, आप पटना में रहे हैं, पढ़ाई की आपने पटना में रह के? जी पढ़ाई की है। कब, कौन से साल में? मैं 2002 से 2004 तक वहाँ कोचिंग कर रहा कैसा था। माहौल होता था 2002 में? पूछिए मत, देखिए मैं खुद उस समय सोचता था कि मैं बाहुबली बनूंगा, बदमाश बनूंगा। और आज मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे जो कमिंग जनरेशन है कलम वाले बने। मेरा ही जो चीज़ें हैं, मेरा ही माहौल चेंज हो गया। आप सोच लीजिए। दिल्ली आने से चेंज हुआ? क्या? क्या दिल्ली आने से चेंज हुआ? नहीं, दिल्ली आने से चेंज हुआ और बिहार जाने से चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की जो विचार है, नीतीश कुमार ने जो सबके नज़रिया को बदला कि कलम में क्या ताकत होता है और राइफल में ताकत क्या होता है। मेरे जैसे जैसे लाखों लाख युवाओं का सोच बदल दिया। उसमें मैं भी एक हूँ कि ताकत कलम में है, नैतिकता में है, लाठी में ताकत नहीं है। दिल पर हाथ रखकर बताइएगा हम्म, कि क्या आज बिहार का यूथ हम्म। ये सोच सकता है कि वो राजनीति में खुद को स्थापित कर सकता है या करियर बना सकता है? क्या आज के यूथ के लिए, बिहार में खास तौर पर, हम्म। पॉलिटिक्स है यूथ के लिए? मैं आपको एक बात कहता हूँ, यूथ के लिए ही पॉलिटिक्स है। लेकिन यूथ जो है अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करता है और उसका कारण खुद है। वो संघर्ष करना नहीं जानता है, वो शॉर्टकट अपनाना चाहता है। वो प्रणाम करके, सलाम करके, या उसको कहते हैं उसके आगे पीछे करके किसी भी ताकत को, किसी भी चीज़ों को हासिल करना चाहता है, या डरा के धमका के जो उसको लग सकता है, जो उसके साथ मतलब कम समय में कुछ हो जाए। अगर बिहार का या भारत का जिस दिन जो पुराना जो संस्कार था, संघर्ष करने का संकल्प ले लेगा,
तो पॉलिटिक्स में ज़रूर कामयाब होगा, लेकिन उसको संकल्प लेने का और संघर्ष करने का की जो शक्ति होती है, वो कहीं न कहीं यूथ से छूटता जा रहा है। और तो मैं चाहूँगा कि संघर्ष करने की शक्ति वो लेके आएँ और संकल्प ज़रूर लें कि मुझे ये काम करना और नैतिकता के साथ काम करना है। थोड़ा समय लगेगा, सब्र करें, आगे बढ़ेंगे और जिससे देश को भी फ़ायदा होगा और हमारे बिहार को भी फ़ायदा होगा। बिहार में इन दिनों आपके पुराने सहयोगी रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। हुँ। प्रशांत किशोर की राजनीतिक भविष्य क्या जेडीयू के नेता देखते हैं? देखिए, पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें भविष्य तो आप लोग सब दिखाइए दिए, हुँ, जनता भी दिखाइए दी, जनता देख भी ली। आप प्रशांत किशोर जी खुद दे देख लिए, एक भी सीट तो जीते नहीं। उसके बाद ये चाँद दिखा रहे हैं। हुँ। रात होता है चाँद दिखाए लगते हैं, दिन होता है सोए रहते हैं, रात होता है चाँद दिखाते हैं, दिन होता है सोए रहते हैं। दिन में सोते रहे हैं? हाँ, दिन में सोते हैं, रात को चाँद दिखाते हैं। बात समझे नहीं क्या आप? नहीं समझा। नहीं समझे, सुनिए। ये हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं कि देखो, देखो, देखो ऐसा-ऐसा हुआ, देखो, देखो, देखो उस राज्य में ऐसा हुआ, देखो, 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 देखो उस राज्य में ऐसा हुआ। तो मतलब चाँद दिखाते हैं और अपने जो है आराम से सोते हैं। जनता को जित घूम-घूम के चाँद दिखा रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। और एक बात आप बताते हैं, प्रशांत किशोर जी एक्चुअली में क्या हैं? एक मैनेजर हैं और एक आप आपने तो बहुत सारी किताबें पढ़ा होगा कि एक व्यापारी कभी राजा नहीं बन सकता। एक व्यापारी कभी राजा बन ही नहीं सकता। और आप एक चीज़ दूसरा चीज़ और देखते होंगे कि प्रशांत किशोर के टीम में प्रशांत किशोर ही टीम है। हुँ। बाकी उनके लोग जो है करता है, टीम नहीं है उनकी कोई। जो प्रशांत किशोर कभी कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं या कहीं मीडिया में बाइट देते हैं या कुछ करते हैं, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक टीम होती है ना। हुँ। तो कभी भी प्रशांत किशोर की जी के साथ उनका कोई टीम नहीं होता है। टीम रूम के बंद में होता है और खुले में वो अकेले होते हैं। और आप जानते होंगे कि अगर तो स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे, जो बीवी होती है उसको घुमाया जाता है और गर्लफ्रेंड होती है तो रूम में रखा जाता है। गर्लफ्रेंड से तो कोई रिश्ता होता नहीं है, वो तो चलौवा रिश्ता होता है। क्या गलत बोल रहे हैं? तो प्रशांत किशोर के पास जो है वो चलौवा लोग हैं, सीधा सीधी बता रहे हैं। और मतलब वो ये गर्लफ्रेंड बनकर आए हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, और गर्लफ्रेंड बना रहे हैं वो पैसा के दम पे। वो जो पार्टी का जो कार्यकर्ता जिसको बना रहे हैं वो पार्टी का गर्लफ्रेंड सब है। वो पार्टी का वो सब गर्लफ्रेंड है, वो पार्टी का गर्लफ्रेंड है वो। आप पैसा देखिए। इग्नोर कर रहे हैं उनको, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था, हाँ वो एक सीट तो ऐसी थी जहाँ 10% वोट ले आए, बाकी सीटों पर सर, 5% के एक बात आसपास आप रहे। बताइए कि कोई आदमी कितना जगह देखते होंगे और अपनी निर्दलीय। पहली लॉन्चिंग में। अच्छा सुनिए ना सर, लॉन्चिंग बोल रहे हैं, उस आदमी जो उस आदमी के बारे में पूछ रहे हैं उसका पहले से क्या किस पार्टी से बिलोंगिंग रहा है, उस पार्टी का वोट होगा। और आप देखिए कितने लोग निर्दलीय जीत जाते हैं। तो बोलिए एक जगह लड़े तो यहाँ से जीत गया, 10 जगह लड़ेंगे तो कितना जीत जाएंगे? ये तो कोई सवाल नहीं है सर। आप ये देखिए कि उनके पॉलिटिकल वर्कर के वो पॉलिटिक्स का माहौल ख़राब कर रहे हैं। हर पार्टी में जो पार्टी वर्कर होता है वो देश के लिए समर्पित होता है, पार्टी के लिए समर्पित होता है। इनके पार्टी में पैसा के लिए समर्पित है। ये पेड वर्कर रखे हुए हैं, सबको पता है। हुँ। तो इनके पार्टी में जो लोग मतलब हैं, वो उतनी भीड़ में माला पहनाने वाले लोग पेड होते हैं? सर अब ये अपने मुँह से क्या बोलूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं न कहीं उनसे वो प्रभावित होते हैं। जो इनके लिए काम कर रहे हैं जो लोग, वो इन्होंने पेड कार्यकर्ता को पेड सर्विस में तब्दील कर दिया है। जो आने वाले जो पार्टी जो वर्कर होते हैं उनके लिए बहुत चुनौती का बात है ये। और ये अब मुझे लगता है इस इलेक्शन के बाद ये अपने आप को समझ पाएँगे कि हम जो है किस रास्ते पे और क्या है। गांधी जी ने तो शराबबंदी कहा था, ये बोलते हैं कि जब जीतेंगे तो शराब खोल देंगे। गांधी जी का फोटो लेके वो तो घूमते कहते हैं। हैं कि बिहार को बड़ा लॉस हो रहा है इससे। अच्छा अच्छा, गांधी जी का तो मतलब गांधी जी से बड़ा उनके गांधी है ना। दो गांधी हम क्या बोलेंगे, वो क्या है वो? एक मैनेजर कभी राजा नहीं बन सकता। तो दो गांधी है, एक गांधी है जिसके लिए बोल रहे हैं कि शराब खोल देंगे, और दूसरा गांधी जी है जिसको हम लोग मानते हैं, जिसके विचार के लिए हम लोग बंद किए हैं। तो आप सोच लीजिए किसका किसका विचार सही है।
चिराग पासवान के बारे में आपकी पार्टी क्या सोचती है? उन्होंने तो अभी हाल में बयान दिया कि मुझे अफ़सोस है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। देखिए, चिराग जी का, पासवान जी का बात है, यूथ लीडर है और अच्छे लीडर हैं। हुँ। अपनी बात मुखरता के साथ रहते हैं, और अभी जो उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ूंगा, इसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने तो क्राइम पर कहा कि मुझे अफ़सोस है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। अब उन्होंने किस विषय पे कहा, क्या कहा, बढ़ते क्राइम पर उन्होंने कहा। उस अभी समय का सिचुएशन क्या था, मैं गया में आपने वो खबर पता नहीं सुनी है कि नहीं? गया में एक लड़की के साथ एम्बुलेंस के भीतर गैंगरेप हुआ। हम्म, ये पिछले हफ्ते की बात है। और उस लड़की के साथ उसको बेहोश करके उसके साथ गैंगरेप किया गया। इसी पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अफ़सोस है कि ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर फ़ेल होती जा रही है और मैं दुःख के साथ कहता हूँ कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं मुझे भी अगर मुझे से भी कहेगा कोई, समाज इतना गंदा और घृणा हो रहा है, और समाज की हिस्सा हम और आप हैं। हम सब समाज के हिस्सा हैं। आप भी किसी स्टेट से बिलोंगिंग करते होंगे, मैं भी किसी स्टेट से बिलोंगिंग करता हूँगा। जब स्टेट का कोई चैंपियन, कोई लड़का जब ट्रॉफी लेके आता है, तो हम लोग सब उसको अपने तरफ से जोड़ते हैं कि, और चेस करते हैं कि मेरा स्टेट जीता। जब देश जीतता है वर्ल्ड में, तो हम जीतते हैं कि जीता। और स्टेट में कभी कोई घृणा वाला काम करता है, तो हम सबको पछतावा भी करना चाहिए कि उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारा है। और ये समाज, सरकार और समाज दोनों को सजग होने की ज़रूरत है। जो समाज में करने वाले लोग हैं, वो हम में से कोई है, हम में से कोई है। तो हमें एक बात ये लगता है, हमेशा लगता है और लगता रहेगा कि हमारे घर का जो तरबियत है, हमारे स्टेट का या हमारे गांव का या हमारे शहरों का, हम अपनी तरबियत में कहीं न कहीं खोते जा रहे हैं इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में, जिसके वजह से बहुत खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। मुझे एजुकेशन से ज़्यादा पहले हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, हुँ। और वो संस्कार एक सोसाइटी बिल्ड करता है। तो हमारा समाज इसमें कहीं न कहीं नाकामयाब है। मैं अपने समाज के लोगों के साथ, अपने समाज इन द सेंस पूरा होल इंडिया एंड होल बिहार की नैतिकता को हमेशा आगे रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का इज्जत करना चाहिए। जो गलत है, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि गलत है बेटा, और जो सही है वो सही है। और कभी छोटे बच्चों से लोग ज़्यादा प्यार करने लगाते हैं, और बेटा जो बड़ा भी हो गया और बेटी बड़ी भी हो गया, उसको छोटा ही समझते हैं। और नहीं, जब उनका एक एज हो जाए तो उनके उनके लिए तंबी जरूर होनी चाहिए। और बड़े बुजुर्ग और जो समाज के लोग हैं, पहले एक बच्चा गलती करता था तो गांव का कोई भी लड़का आदमी उसको डांट सकता था, और नहीं तो हाथ भी लगा सकता था, और घर में आके बोल देता था। अब आपका बच्चा है और आपका चचेरा भाई या अपना बड़ा भाई, भतीजा या उनका भतीजा, वो डांट दे, दादी डांट दे, तो लड़के लड़कियां रिएक्ट कर देती हैं। ये उनको तो लगता है रिएक्ट कर रही है, लेकिन इससे पूरा समाज खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात घर के हर एक लोग को बोलना चाहता हूँ कि 6-7 साल के बाद बच्चों को जिस तरह से आप एजुकेशन के लिए पैशनेट होते हैं, मैं चाहूँगा उसी तरह उनके नैतिक पे, उनके डिसिप्लिन पे, और बड़ों की खास की इज्जत करने पे, और सही को सही करने में और गलत को गलत करने में जो भागीदारी है, वो भी उनको सिखाए। हुँ। दादा का इज्जत करने सिखाए, दादी की इज्जत करने सिखाए। अगर वो गलत कर रहा है और घर का कोई भी लोग उसको डांट रहा है, तो आप उसको बोलो कि तुम्हारे साथ सही हुआ है। आप बच्चों के फेवर में खड़ा ना हो। जो आदमी उसको सही के लिए डांट रहा है, उसके लिए खड़े हो। आखिर में मैं 1-2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। भाई वीरेंद्र का ऑडियो आपने सुना था अभी? जी, सुना था। लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। हम्म, उनकी पार्टी क्या एक विधायक, हम्म। एक दलित पंचायत सचिव को जूते मारने की बात कह रहा था। जब आपने सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था इस पर? मतलब आपको आपकी पार्टी ने आप कुछ तो सोचा देखिए, होगा? पहला बार मैं सुना तो मैं तो हंस रहा था। मुझे लग रहा था कि कॉमेडी शो चल रहा है। वो पंचायत पंचायत नहीं आता है वो, हुँ। इन लोग जो है ऐसा कर रहा है। और मुझे लगता है कि पार्टी में जो है, लोग का जो मानसिक संतुलन जो है, वो ठीक नहीं है कि बच्चे को इस तरह से बोलना।
ठीक बात नहीं है। और वो बच्चा भी जो है नहीं समझ पा रहा था, होगा मुझे यहाँ तक लगता है। एक विधायक हैं बिहार के, बच्चा भी नहीं समझ पा रहा होगा कि कौन बोल रहे हैं या विधायक का मतलब क्या है। और कहीं ना कहीं जनता का तो प्रेशर रहता ही है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो काम कराने के लिए बोले थे तो वो तो ठीक बोले थे, लेकिन जूता उता का जो है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए नीतीश कुमार की सरकार है, यह हर एक बंदा डर से कम आज़ाद है। इसकी इसी का देन था। वो पंचायत सचिव था लेकिन वो डर से आज़ाद था कि वो उनको सही बात बोल सका। आप लोग को इस बात को समझिएगा कि कितनी बड़ी आज़ादी है इस पूरे बिहार में कि एक पंचायत सचिव जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो एक विधायक से अपनी बात कह सकता है। यही सोशलिज्म समाजवाद का राज है। इसी का कल्पना कर्पूरी ठाकुर जेपी लोगों ने दिया था, और मुझे वो देखने के बाद सत्य दिख रहा था। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो नज़म साहब, इसी तरह आप बिहार के बारे में आपने बहुत कुछ बताया है, आप बहुत कुछ समझते हैं और आप युवा हैं। हम चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में युवा लीडर्स उभर कर आएँ। हमारा ये खुद का भी मानना है और मैं भी उसी बिहार से आता हूँ, तो ख़ास तौर पर मेरा ये मानना है कि हर पार्टी में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर अगर यूथ लीडर हो तो शायद यूथ से कनेक्ट हो पाएगा और वो आज के जनरेशन के बारे में सोच पाएगा। आज बिहार को क्या ज़रूरत है उसके बारे में सोच पाएगा। तो हम और भी बहुत लंबी बातचीत करना चाहते थे लेकिन समय की पाबंदी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगली मुलाकात होगी। चलिए चलिए। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें बिहार से जुड़ी हुई कोई अच्छी जानकारी अगर आपको मिली हो, जिससे लगता है कि आपको कोई वैल्यू मिली है, तो आप इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और बाकी सगे-संबंधियों से भी शेयर करिएगा, उनको भी ये वीडियो दिखाइएगा और हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।